बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज अपलोड कर लेते हैं 9th क्लास फिजिक्स की एमसीक्यूज। इसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 10 सेंटीमीटर। इस सवाल में कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर में कुल कितनी मिलीमीटर्स होते हैं। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो है 10 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड डेटा है कन्वर्ट 10 सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर्स। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर हमें ये मालूम है कि 1 सेंटीमीटर ये बराबर है 10 मिलीमीटर्स के। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है कि नो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इस 10 को आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 10 जो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे रिजल्ट आएगा 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद ये 10 जो इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे रिजल्ट आएगा 100 मिलीमीटर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 100 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर। इस सवाल में कहते हैं कि दर्जा झिल में कौन सी चीज माइक्रोमीटर से मेजर की जाती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लेंथ यानी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप इज। इस सवाल में कहते हैं कि वो कौन सा आला है जिससे पाइप का इंटरनल डायमीटर हम अच्छी तरीके से मेजर कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वर्नियर कैलिपर। यानी वर्नियर कैलिपर के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पाइप का इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स अ लार्जेस्ट वैल्यू। इस सवाल में कहते हैं कि दर्जा झिल में से कौन सी प्रीफिक्स लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अपनी ही फिजिक्स की बुक में देखें तो इसमें जो लार्जेस्ट प्रीफिक्स है वो है एक्सा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि प्रीफिक्सेस ये क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस आर द स्पेशल नेम्स आर सिंबल्स गिवन टू सम पावर ऑफ 10 and is placed in front of a unit. Next question कर लेते हैं। Which of the following is the smallest value? इस सवाल में कहते हैं कि दर्जा झिल में से कौन सी प्रीफिक्स जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑटो। क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following numbers shows one significant digit? इस सवाल में कहते हैं कि दर्जा झिल में से कौन सा अदद सिर्फ एक मानिखेज हिस्से यानी सिग्निफिकेंट डिजिट पर मुश्तमिल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि इस ऑप्शन ए में हमारे साथ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, बी में भी 2 है, सी में भी 2 है, लेकिन यहाँ पर जो पावर ऑफ 10 है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर नहीं कर सकते, ये इसकी रूल्स में नहीं है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक डिजिट बाकी रहता है वो है 6। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। प्यारे दोस्तों, इसके लिए आप सब दोस्तों ने इसकी रूल्स सीखने होंगे। इसकी रूल्स ये हैं। नंबर फर्स्ट, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, दैट इज ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका दूसरा रूल ये है, 0 and between 2 significant digits is always a significant। इसका तीसरा रूल ये है, zeros to the left of the significant figures are not significant। इसका चौथा रूल ये है,
zeros to the right of the significant figure may or may not be significant, and decimal fractions 0 to the right of a decimal fraction are significant. However, if the number is an integer, then the number of significant figures can be found out by knowing the least count of the measuring instrument. इसका पांचवा रूल्स ये है, in scientific notation or standard form, the figures other than power of 10 are all significant figures. Next question कर लेते हैं, which of the following shows 4 significant digits? इस सवाल में कहते हैं कि दर्जज़िल में से कौन सा अदद 4 मानिखेज हिंसी यानी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर अगर इन चारों ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें हमारे साथ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें हमारे साथ 1 है, इसमें हमारे साथ 6 है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें हमारे साथ 1 है। क्योंकि लेफ्ट पे जो 0 आएगा वो हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर नहीं होगा, और राइट पे जो आएगा वो तस्वुर होगा, और दरमियान में जो आएगा वो भी तस्वुर होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर, इट ट्रेवल्स अबाउट 9.460 ज़रब 10 raised to the power 15 मीटर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर? इस सवाल में कहते हैं कि इस वैल्यू में, यानी जो दी गई वैल्यू है हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, इसमें कहते हैं कि इसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पावर ऑफ 10 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर नहीं होगा, बाकी आप इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर इन दैट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 0.2 मिलीमीटर एंड यूनिट्स ऑफ मीटर्स इज। इस क्वेश्चन में मिलीमीटर को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि 1 मीटर में हमारे साथ टोटल 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। तो आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 0.2 mm को आपने 1000 पे डिवाइड करना है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0.002 मीटर। अगर हम इसको पावर ऑफ 10 की शक्ल में लेके, तो यहाँ पर आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इस आशारिया को यानी इस पॉइंट को हमने इस साइड पे लाना है। तो जैसे ही हम इसको इस साइड पे लाएंगे तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर। तो इस लिहाज से यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों सही है। तो लिहाजा इसका जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किताबुल मनाजिर इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय। इस सवाल में कहते हैं कि किताबुल मनाजिर ये किताब किसने लिखी है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इब्नुल हैतम। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस इज 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 10 सेकेंड? इस सवाल में कहते हैं कि एक बस की औसत रफ्तार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यही बस 10 सेकंड में कितना फासला तय कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है इसमें हमारे साथ एवरेज स्पीड है ये बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड की, और टाइम जो है ये बराबर है 10 सेकंड्स के। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड डेटा है वो डिस्टेंस है, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन।
तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने बस सिंपल ये करना है कि इस फॉर्मूले में आपने इन वैल्यूज को दर्ज करना है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड ये हमारे साथ बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड की, इज इक्वल टू डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है और इसमें हमारे साथ जो टोटल टाइम है वो 10 सेकंड्स है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेकंड्स। तो इसके बाद आपने सिंपल ये करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस इस साइड पे आ जाएगा और ये 20 जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 20 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 200 मीटर। यानी इस क्वेश्चन में जो बस है यानी बस 10 सेकंड्स में 200 मीटर फासला तय कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ ट्रक एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक? इस सवाल में कहते हैं कि एक ट्रक की वेलोसिटी 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक? इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हमारे साथ है इस क्वेश्चन में गिवन डेटा। इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन 5 सेकंड। जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है। और इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन ये हमारे साथ बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर ये चेंज इन वेलोसिटी ये हमारे साथ बराबर है वीएफ मनपी वीआई, यानी फाइनल वेलोसिटी मनपी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बस आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इसके अंदर इस गिवन डेटा को आप सब दोस्तों ने पुट करना है। प्यारे दोस्तों, तो इससे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी इसमें हमारे साथ फाइनल वेलोसिटी ये 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड की, और जो टाइम है वो हमारे साथ है 5 सेकंड। तो यहाँ पर जब 20 से हम 15 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 5 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई 5 सेकंड्स। तो यहाँ पर ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमारे साथ जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A car moving along a straight line at 20 meter per second undergoes an acceleration of 4 meter per second squares. After 2 seconds its speed will be, यानी 2 सेकंड के बाद इस कार की रफ्तार क्या होगी। तो इन चॉइसेस में से एक करेक्ट है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। 28 मीटर पर सेकेंड या 16 मीटर पर सेकेंड या 12 मीटर पर सेकेंड या 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टोटल टाइम टेकन 2 सेकंड्स। जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है फाइनल स्पीड ऑफ द कार। इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका ये है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमारे साथ बराबर है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, प्लस का जो सिंबल है वो सेम आएगा। इसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो ये है हमारे साथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद टी जो है इस ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर टाइम जो है वो हमारे साथ बराबर है 2 सेकंड्स के। तो आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि इस 20 को आपने इस 8 के साथ ऐड करना है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा
वो होगा 28 मीटर पर सेकेंड। यानी इस कार की जो फाइनल स्पीड है वो होगी 28 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन ए 28 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बर्ड बिगेन्स टू एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 3 सेकंड। इट्स चेंज इन वेलोसिटी इज। तो इस क्वेश्चन में हमने यानी चेंज इन वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें एक्सेलरेशन जो है वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है 3 सेकेंड, रिक्वायर्ड डेटा है चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, यानी एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, पुटिंग द वैल्यूज इन द अबव फार्मूला। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करना है, तो डिवाइडेड बाय 3 सेकंड्स। चूंकि यहाँ पर टाइम जो है वो हमारे साथ 3 सेकंड्स के बराबर है। तो आप सब दोस्तों ने बस सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 सेकंड्स। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने इस 3 को इस 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 0.9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ कार इज गोइंग बैकवर्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द कार इज गोइंग फॉरवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड। द एक्सेलरेशन इज। इस सवाल में कहते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक कार बैकवर्ड मूव कर रही है। 10 सेकंड्स के बाद यही कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है, यानी इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो इस क्वेश्चन में हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे साथ बराबर है -5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड है और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे साथ 10 मीटर पर सेकेंड की बराबर है। टाइम जो है वो 10 सेकंड्स की और जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है हमने इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन ये हमारे साथ बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर ये चेंज इन वेलोसिटी जो है ये हमारे साथ बराबर है VF - VI के। प्यारे दोस्तों, आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस फार्मूले में आप सब दोस्तों ने गिवन डेटा को पुट करना है। तो यहाँ पर VF जो है वो हमारे साथ 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। मनफी साइन सेम आएगा। इनिशियल वेलोसिटी ये हमारे साथ -5 के बराबर है। इसके बाद आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस मनफी को आपने इस मनफी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा +5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आप सब दोस्तों ने इस 10 को इस 5 के साथ ऐड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 15 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। इसके बाद आपने 15 और 10 को डिवाइड करना है, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा एक्सेलरेशन बराबर है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। इस सवाल में कहते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, यानी
स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया हमें गिवन होता है वो नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करती है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A student riding his bicycle on a straight flat road covers one block every 7 seconds. If each block is 10 meter long, he is traveling at। इस सवाल में कहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो बाईसाइकिल पे जा रहा है और रोड बिल्कुल फ्लैट है, हमवार है और हर 7 सेकंड्स में वो एक ब्लॉक क्रॉस कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये पॉइंट आउट करना है कि ये कौन सी स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रोड बिल्कुल स्ट्रेट है और वो हर ब्लॉक को यानी हर 7 सेकंड बाद जो है वो क्रॉस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है और इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों सही है। तो इस लिहाज से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यू ड्रॉप अ रॉक फ्रॉम अ ब्रिज टू द रिवर बिलो। द रॉक हैज फॉलन 4 मीटर। यू ड्रॉप अ सेकंड रॉक। As the rocks continue their free fall, their separation will be increases। क्योंकि जो पहला पत्थर है हमने फुल से यानी फ्री फॉल किया था और फिर जब हम दूसरी को फ्री फॉल करते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज होती है, यानी इसकी दरमियान जो सेपरेशन होता है वो और भी बढ़ जाती है। तो इस लिहाज से जो सुटेबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इंक्रीज। A 30 kg object is supported from roof such that tension in the roof is equal to its weight. The weight of the object is। इस सवाल में कहते हैं कि एक 30 kg का ऑब्जेक्ट है जिसको रस्सी की जरिए लटका दिया गया है, इसमें टेंशन पैदा होती है, वो वेट के बराबर है। तो आप सब दोस्तों ने इस क्वेश्चन में इस ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें जो गिवन डेटा है इसमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 30 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, जैसा कि हम जानते हैं कि वेट का फार्मूला है W इज इक्वल टू mg। पुट द वैल्यूज इन दी अबव फार्मूला। यहाँ पर मास हमारे साथ 30 kg की बराबर है और ग्रेविटी जो है वो हमारे साथ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। बस आप सब दोस्तों ने यहाँ पर सिंपल ये करना है कि इस 30 को आपने 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा वेट इज इक्वल टू 294 न्यूटन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Force needed to produce an acceleration of 10 meter per second square in a ball of mass 0.5 kg is। इस सवाल में कहते हैं कि एक बॉल है जिसका किमियत यानी मास 0.5 kg है, इसमें हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है कि इसके लिए कितनी फोर्स दरकार होंगी। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें गिवन डेटा जो है वो है मास ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 0.5 kg, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है फोर्स, इसको हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं फोर्स का जो फार्मूला है यानी फोर्स बराबर है ma यानी मास ज़रबे एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है पुटिंग द वैल्यूज। यहाँ पर हमारे साथ मास 0.5 kg की बराबर है,
इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन सेम आएगा और ए यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 10 को इस 0.5 के साथ आप सब दोस्तों ने मल्टीप्लाई करना है, तो इससे फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो होगा फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बॉल ए कोलाइड विद बॉल बी विच इज एट रेस्ट आफ्टर द कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। इस सवाल में कहते हैं कि आपके पास दो बॉल हैं, बॉल ए और बॉल बी। बॉल बी जो है वो रेस्ट पोजीशन में है, तो जब आप बॉल ए को बॉल बी के साथ कोलाइड करते हैं तो इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सी कंडीशन है जो नामुमकिन है, वो कंडीशन जो है नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें ये तीनों कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन डी है ये कंडीशन इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब बॉल ए को बॉल बी के साथ हम कोलाइड करते हैं तो ये दोनों रेस्ट पोजीशन में नहीं आते, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ अ कार दैट इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड अ मोमेंटम ऑफ 22,000 kg मीटर पर सेकेंड। इस सवाल में कहते हैं कि हमने एक कार की मास फाइंड आउट करनी है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ वो ट्रेवलिंग कर रही है और इसका मोमेंटम जो है वो 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो आप सब दोस्तों ने सिंपल इस क्वेश्चन में मास को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है इसमें वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है और इसका मोमेंटम है 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यानी इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है व्हाट इज द मास ऑफ द कार। इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं किसी जिस्म में मिकदार हरकत को मोमेंटम कहते हैं या किसी जिस्म की कीमियत m और वेलोसिटी v की हासिल ज़रब को कहा जाता है मोमेंटम। तो यहाँ पर मोमेंटम हमारे साथ बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपने इस v को दोनों साइड पे डिवाइड करना है, तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा m इज इक्वल टू p बाई v। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने बस सिंपल ये करना है पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पर मोमेंटम हमारे साथ बराबर है 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड की और इस यहाँ पर वेलोसिटी जो है इसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने 20 को यानी इस 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पे डिवाइड करना है, तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा m इज इक्वल टू 1100 kg। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ एंड टेकन टू द मून शुड हैव। इस सवाल में कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जमीन पर पड़ा हुआ है, अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम चांद पर ले जाए तो उसकी मास और वेट में कौन सी तब्दीली होनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, सेम मास लेस वेट, क्योंकि मास जो है ये हमारे साथ कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये किसी भी लोकेशन में चेंज नहीं होती है और लिहाजा वेट जो है ये हमारे साथ एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो लोकेशन के लिहाज से वो चेंज हो जाती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज। इस सवाल में कहते हैं कि कोफिशिएंट फ्रैक्शन की इकाई कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इट हैज नो यूनिट, यानी इसकी कोई इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूविंग विद 6 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर इज। इस सवाल में कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg
और वो एक सर्कल में 6 मीटर % की रफ्तार से मूव कर रहा है जिसका रेडियस है 3 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है, मास इज इक्वल टू 1 kg, velocity is equal to 6 मीटर पर सेकेंड, रेडियस इज इक्वल टू 3 मीटर। इसका रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको हमने फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये हमारे साथ बराबर है v² डिवाइडेड बाई r के। पुटिंग द वैल्यूज इन दी एबव फार्मूला, तो यहाँ पर v² जो है ये हमारे साथ बराबर है 6 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, और इसके बाद डिवाइडेड बाई r, r यानी रेडियस जो है ये हमारे साथ 3 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ है 6², तो ये बन जाएगा 6 6 36, तो डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 3 को आपने 36 पे डिवाइड करना है, तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे साथ जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो बराबर है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स विल इंक्रीज if the mass of a body moving with uniform speed and a circle is double। इस सवाल में कहते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल में मूव कर रही है, अगर उसकी मास को हम डबल कर दें तो ऐसा करने से सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी गुना बढ़ेगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following forces can act as a centripetal force? इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में जो फोर्सेस हैं इनमें से कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर सकती है। अगर टेंशन को देखा जाए ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, फ्रैक्शन को देखा जाए जब कार जो है किसी मोड़ में यानी घूमती है तो यहाँ पर भी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये तमाम ऑप्शन ठीक है, यानी इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन कर लेते हैं। An empty suitcase is placed in the middle of bus on its floor traveling at high speed. When the bus brakes suddenly, the suitcase slide forward. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। In Newton's third law, the action-reaction pairs does not neutralize each other because they। प्यारे दोस्तों, अगर न्यूटन थर्ड लॉ को गौर से देखा जाए इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अमल यानी एक्शन और रद्द-ए-अमल यानी रिएक्शन की कुव्वत हमेशा पेयर्स की शक्ल में होते हैं, और अमल यानी एक्शन जो है ये एक जिस्म पर असरअंदाज होता है जबकि इसका रिएक्शन दूसरे जिस्म पर, यानी एक्शन और रिएक्शन की कुव्वत ही कभी भी एक जिस्म पर अमल नहीं कर सकती। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, यानी इन न्यूटन्स थर्ड लॉ द एक्शन रिएक्शन पेयर्स डज नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज। इस सवाल में कहते हैं कि कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को लिया जाता है नेगेटिव, पॉजिटिव, पैरेलल या जीरो। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पॉजिटिव। प्यारे दोस्तों, अगर कुव्वत यानी फोर्स किसी जिस्म को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए तो उसे क्लॉकवाइज टॉर्क कहते हैं, और रिवायत के मुताबिक क्लॉकवाइज टॉर्क को मनफी तस्वुर किया जाता है। इसी तरह अगर फोर्स किसी बॉडी पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी उसको घुमाए तो उसे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहते हैं और इसको पॉजिटिव तस्वुर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ डोर रिक्वायर्स अ मिनिमम टॉर्क ऑफ 80 न्यूटन मीटर।
In order to open it, what is the minimum distance of the handle from the hangs if the door is to be pulled with a force at the handle not greater than 100 न्यूटन। इस सवाल में कहते हैं कि एक दरवाजे को खोलने के लिए कम अज कम 80 न्यूटन मीटर टार्क चाहिए। अगर हैंडल पर लगाने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन से ज्यादा ना हो तो इस क्वेश्चन में हमने महवर से हैंडल तक यानी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है, टार्क इसमें बराबर है 80 न्यूटन मीटर की और फोर्स है 100 न्यूटन की। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द हैंडल फ्रॉम द हैंग्स। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कुछ इस तरह है, बाय द डेफिनेशन ऑफ टार्क वी गेट, यानी टार्क बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंट आर्म पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पर टार्क हमारे साथ बराबर है 80 न्यूटन मीटर की, इज इक्वल टू फोर्स हमारे साथ है 100 न्यूटन और मोमेंट आर्म जो है ये इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 100 न्यूटन को आपने दोनों साइड पे डिवाइड करना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये 100 इस 100 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा R इज इक्वल टू 80 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 100 न्यूटन। तो यहाँ पर आपने इस जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल आउट करना है। तो इसके बाद हमारे साथ जो रिजल्ट आएगा वो होगा 8 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर 8 और 10 को आप सब दोस्तों ने डिवाइड करना है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा R इज इक्वल टू 0.8 मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू चिल्ड्रन आर बैलेंस्ड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ सीसा। इफ वन चाइल्ड लीन्स इनवर्ड टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट हर साइड विल राइज। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बॉडी एंड इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट बी एक्सेलरेटिंग। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द टॉर्क इन अ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन हैविंग ब्लेड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज। इस सवाल में कहते हैं कि एक पंखे की ब्लेड्स की लंबाई जो है वो 0.5 मीटर है। इसकी ब्लेड जो है यानी ये पंखा जो है यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है, तो इसकी वजह से जो टार्क पैदा होगी उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो प्यारे दोस्तों, बेसिकली अगर देखा जाए, अगर कोई भी बॉडी हो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो या यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा हो, तो उसकी वजह से जो टार्क पैदा होती है वो जीरो न्यूटन मीटर की बराबर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 0 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A force of 100 Newton is applied perpendicularly at 0.5 meter to turn a nut of wheel of a bus. The torque acting on nut is। इस सवाल में कहते हैं कि एक व्हील को टर्न करने के लिए 100 न्यूटन फोर्स 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे अप्लाई की गई है। बस की व्हील की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगी उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है इसमें अप्लाइड फोर्स जो है वो 100 न्यूटन की बराबर है। मोमेंट आर्म ये 0.5 मीटर की बराबर है, यानी इसका रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है टार्क, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम जानते हैं टार्क हमारे साथ बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है पुटिंग द वैल्यूज। यहाँ पर फोर्स हमारे साथ 100 न्यूटन की बराबर है। इसके बाद मोमेंट आर्म जो है ये हमारे साथ 0.5 मीटर की बराबर है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 100 को आपने 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे फाइनल रिजल्ट जो आएगा
वो होगा टार्क इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस इज। इस सवाल में कहते हैं कि दो कपल फोर्सेस के दरमियान सबसे मुख्तसर डिस्टेंस को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कपल आर्म, यानी दो कपल फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस को कपल का बाजू यानी कपल आर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ गर्ल पुशेस टू ओपन अ डोर परपेंडिकुलरली विद अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एट 0.6 मीटर फ्रॉम द हैंग द टार्क इज। इस सवाल में कहते हैं कि एक लड़की दरवाजा खोलने के लिए 25 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही है। दरवाजे का दस्ता महवर से 0.6 मीटर की फासले पर है। तो आप सब दोस्तों ने इस क्वेश्चन में टार्क को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अप्लाइड फोर्स है 25 न्यूटन, मोमेंट आर्म है 0.6 मीटर। इसका जो रिक्वायर्ड डेटा है इसको हमने फाइंड आउट करना है, यानी टार्क को हमने फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है। जैसा कि हम जानते हैं टार्क हमारे साथ बराबर है अप्लाइड फोर्स ज़रबे मोमेंट आर्म। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पर फोर्स हमारे साथ 25 न्यूटन के बराबर है, मोमेंट आर्म ये हमारे साथ 0.6 मीटर के बराबर है। तो आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 25 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे रिजल्ट आएगा 150। तो यहाँ पर ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा टार्क इज इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी 15 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एंगल एट विच एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इक्वल इज। इस सवाल में कहते हैं कि फोर्स का वो कौन सा एंगल है जिससे x और y कंपोनेंट इक्वल होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 45 डिग्री एंगल, यानी 45 डिग्री एंगल पे x और y की फोर्सेस की जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास इज डिफरेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हेन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। टू मासेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर। इफ बोथ मासेस आर डबल्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मासेस चेंजेस बाय अ फैक्टर। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ दो मासेस हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस आर है। अगर इन दोनों का मास डबल कर दिया जाए, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स इंटरैक्ट कर रही है तो उस पे क्या असर पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, इसके लिए हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज करना है। जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे साथ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है वो हमारे साथ बराबर है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर के। तो इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन ए से रिप्रेजेंट किया है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन का जो कंडीशन है इसमें हमें बताया गया है कि m1 ये हमारे साथ 2m के बराबर है, क्योंकि m1 और m2 को इन दोनों यानी मासेस को डबल कर दिया गया है। तो यहाँ पर m2 हमारे साथ 2m के बराबर है। नो इक्वेशन ए बिकम्स, तो यहाँ पर ये इक्वेशन ए कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी f प्राइम इज इक्वल टू जी 2m1 2m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर m1 हमारे साथ 2m1 के बराबर है, m2 हमारे साथ 2m2 के बराबर है। तो यहाँ पर बस आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है
कि इस 2 को आपने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा f प्राइम इज इक्वल टू G4m1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 4 को आपने इससे बाहर निकालना है। तो जब हम इस 4 को इससे बाहर निकालेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 4n2G m1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अगर गौर से देखा जाए तो ये वैल्यू जो है हमारे साथ इस फोर्स के बराबर है, यानी F के बराबर है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने बस सिंपल ये करना है कि इसकी जगह आप सब दोस्तों ने सिर्फ और सिर्फ फोर्स को पुट करना है। तो यहाँ पर जो हमारे साथ फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा F इज इक्वल टू 4F। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ अर्थ RE इज, इस सवाल में कहते हैं अर्थ का रेडियस क्या है। प्यारे दोस्तों, रेडियस ऑफ द अर्थ ये हमेशा आप सब दोस्तों ने याद रखना है। रेडियस ऑफ द अर्थ ये हमारे पास बराबर है 6.4 ज़रबी 10 की ताकत 6 मीटर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द SI यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज, इस सवाल में कहते हैं SI निजाम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी G की इकाई कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, यूनिट को फाइंड आउट करने का तरीका मैं आप सब दोस्तों को सिखा देता हूं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में अगर आप भूल भी जाओ तो आप सब दोस्त इनको आसानी से हल कर सको। तो प्यारे दोस्तों, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इसके लिए आप सब दोस्तों ने क्या करना है, इसके लिए आपने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ये हमारे साथ बराबर है F इज इक्वल टू G m1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हमारे साथ ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, G इज इक्वल टू FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1m2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए फोर्स का यूनिट जो है वो हमारे साथ न्यूटन है और रेडियस का यूनिट हमारे साथ मीटर है। क्योंकि यहाँ पर r स्क्वायर है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ m1 मल्टीप्लाई बाई यूनिट ऑफ m2, यानी मास 1 और मास 2, और मास का यूनिट हमारे साथ है किलोग्राम। तो यहाँ पर किलोग्राम जब किलोग्राम के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इससे रिजल्ट आएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे साथ इसका यूनिट कुछ इस तरह बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पर इस केजी स्क्वायर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो आप सब दो स्क्रीन पर देख सकते हैं G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द मास ऑन प्लेनेट मरकरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट वेव्स 784 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। इस सवाल में कहते हैं कि मरकरी एक प्लेनेट है, यानी मरकरी पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो है 784 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में हमने मरकरी की सरफेस पे इस ऑब्जेक्ट की मास को फाइंड आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये किसी भी लोकेशन पे चेंज नहीं होता है। तो लिहाजा इसको हम अर्थ की सरफेस पे फाइंड आउट करते हैं। जितना जमीन की सतह पे इसका मास आएगा और वही मरकरी की सरफेस पे भी होगा। तो इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यानी यहाँ पर वेट हमारे साथ 784 न्यूटन के बराबर है और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसमें जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन प्लेनेट मरकरी।
यानी मरकरी पे इस ऑब्जेक्ट की मास हमने फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, वेट हमारे साथ बराबर है W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर हमने m को फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमने इस g को दोनों साइड पे डिवाइड करना है। तो जब इस g को हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ जो न्यू रिजल्ट हासिल होगा वो कुछ इस तरह होगा, m इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई g। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर वेट इसकी वैल्यू हमारे साथ है 784 न्यूटन। यहाँ पर g की वैल्यू जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा m इज इक्वल टू 80 kg। तो जमीन पर इस ऑब्जेक्ट का मास आएगा 80 kg, तो यही मास मरकरी पर भी होगा 80 kg। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। An object is orbiting a planet with orbital speed v if the radius is same and mass is increased 4 times, by which factor orbital speed will change। इस सवाल में कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो ऑर्बिटल स्पीड v से एक प्लेनेट की अराउंड मूव कर रहा है। अगर रेडियस को सेम रखा जाए और मास को 4 टाइम इंक्रीज किया जाए तो ऐसा करने से ऑर्बिटल स्पीड पे क्या असर पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ऑर्बिटल स्पीड ये हमारे साथ बराबर है स्क्वायर रूट gm डिवाइडेड बाई r प्लस h। तो यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट किया है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का जो कंडीशन है, यानी कंडीशन के मुताबिक हमारे साथ r प्राइम ये बराबर हो जाएगा r के, और m प्राइम जो है ये हमारे साथ बराबर हो जाएगा 4m के। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप सब दोस्त देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने इस फॉर्मूले को टेक करना है। तो ये कुछ इस तरह है, ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट gm डिवाइडेड बाई r प्लस h। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इन वैल्यू को आपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं g हमारे साथ सेम आ जाएगा, और यहाँ पर m जो है ये हमारे साथ 4m की बराबर है, और r प्राइम जो है ये हमारे साथ r की बराबर है। तो इससे कुछ इस तरह रिजल्ट आएगा, ऑर्बिटल स्पीड प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट g4m डिवाइडेड बाई r प्लस h। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके अंदर ये 4 जो है ये हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 2n2 स्क्वायर रूट gm डिवाइडेड बाई r प्लस h। अगर गौर से देखा जाए तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू ये हमारे साथ इसके बराबर है, तो इसकी जगह हमारे साथ यानी ऑर्बिटल स्पीड यानी ये आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, ऑर्बिटल स्पीड प्राइम इज इक्वल टू 2 ऑर्बिटल स्पीड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ द मून इज। इस सवाल में कहते हैं कि g की वैल्यू चांद की सरफेस पे क्या होती है। प्यारे दोस्तों, ये वैल्यू आप सब दोस्तों को लाजमी याद होनी चाहिए, और g की वैल्यू मून की सरफेस पे 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ द मून इज 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ g ब्लैंक स्पेस विद एल्टीट्यूड। इस सवाल में कहते हैं कि g की वैल्यू इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, या जीरो हो जाती है, या सेम रहती है हाइट के साथ साथ। यहाँ पर एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से हाइट पे ले जाते हैं तो ऐसा करने से g की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है।
तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। When a body is moved from sea level to the top of a mountain, there is a change in the bodies. इस सवाल में कहते हैं अगर सी लेवल से माउंटेन के टॉप पे एक ऑब्जेक्ट को ले जाया जाए तो ऐसा करने से किस चीज में चेंजेस आ जाएगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वेट, यानी वेट जो है ये लोकेशन की वजह से चेंज होती है, क्योंकि वेट जो है एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो इस लिहाज से हमारे साथ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज, इस सवाल में कहते हैं कि जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्मॉलर एट पोल्स, यानी द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन इक्वेटर ऑफ द अर्थ बिकॉज the distance of the pole is less than the distance of the equator from the center of the earth. उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।